नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। दो भाइयों, बड़े भाई और छोटे भाई, यानी बिहार और झारखंड दोनों एक ही के गर्भ से बाहर निकले हैं। एक बड़ा राज्य था और उसके दो पार्ट हुए, बिहार और झारखंड, और दोनों ही भूभागों में राजनीति अभी सिरे पर है, यानी कड़ाके की ठंड में गरमाई हुई है। बिहार में जो हालात हैं वो आप जान चुके हैं। यहाँ नीतीश कुमार पलटू राम अब भारतीय जनता पार्टी के कंधे की सवारी करके एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री है। और झारखंड में अभी राजनीति सिरे से गरमाई है, और वो गरमाई इसलिए है कि भूमि घोटाले में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं। वो भागे फिर रहे हैं। ईडी के अधिकारी बार बार उनसे पूछताछ करने पहुंच रहे हैं। उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है, लेकिन वो भागे फिर रहे हैं। पता नहीं वो कब तक भागते फिरेंगे। चर्चा ये है कि वो अपने पत्नी को, चंपा सोरेन को, मुख्यमंत्री की कुर्सी थमाकर और खुद तब अवतरित होंगे, गिरफ्तार होंगे और तब जेल की हवा खाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है। और उसी तरह से बिहार में पलटू राम यानी नीतीश कुमार भाजपा के कंधों की सवारी के साथ साथ अब एनडीए सरकार के मुखिया हैं। यहाँ की राजनीति भी चरम पे पहुंची हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग अभी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में ईडी की पूछताछ के सिलसिले में लगातार उनके कार्यालय में जमे हुए हैं। इनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है, और इतनी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि लगता है कि इनके पास जवाब नहीं मिल पाएगा और ये आरोपित होंगे, फिर जेल जाने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह की रफ्तार भ्रष्टाचार की मामलों में इनके खिलाफ चल रही है, जिस तरह से कवायद इन जांच एजेंसियों की तरफ से हो रही है, वो यही संकेत कराती है कि ये बचेंगे नहीं। इनकी गिरफ्तारी वाकई होनी ही होनी है। अब मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में नीतीश कुमार संभवतः इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने मजे हुए राजनेता हैं कि वो ये सारा समझ बूझ करके ही पाला बदल चुके होंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ गए हैं, उनको अंदाजा हो गया होगा कि ईडी की कड़ाई से पूछताछ मामले में अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार बाहर निकल के बहुत दिनों तक बचे रहने वाला नहीं है। गिरफ्तार होना ही होना है इन्हें। तो ऐसे में फिर एनडीए के साथ ही जाना इनके लिए श्रेयस्कर हो गया होगा। लेकिन एनडीए में जाने के लिए तब कहां थे ये, जब बिहार में इन्होंने भाजपा के साथ दो टूक अपना रिश्ता ऐसा कर लिया था कि हम फिर पलट करके उधर नहीं जा सकते। भाजपा ने भी दरवाजे बंद कर लिए थे। आखिर कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि इन्हें जाना पड़ा और भाजपा को भी दरवाजा खोल देना पड़ा? इसके पीछे अगर बारीकी से देखा जाए तो भाजपा मजबूर हो गई थी, उसकी व्यवस्था थी कि दरवाजा जो बंद है उसको खोल देना ही पड़ेगा, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाना है। सुपड़ा ऐसे वैसे नहीं साफ होता। भारतीय जनता पार्टी के जो विजय का रथ था बिहार में वाकई रुक जाने की नौबत में आ जाता। और वो इसलिए भी कि नीतीश कुमार ने यहां अपना एक अलग मतदाता वर्ग खड़ा कर लिया था। जाति आधारित गणना के हिसाब से जो आरक्षण दिए जाने की
वकालत की गई और जिस तरह से आरक्षण दिया गया, उससे एक बड़ा अति पिछड़ा वर्ग खड़ा हो गया था नीतीश के समर्थन में, और नीतीश का वो वोट बैंक बन गया था। इस हिसाब से एक और महत्वपूर्ण बात, पहले भी महिलाओं को आरक्षण दे करके इन्होंने महिलाओं का वोट आरक्षित कर लिया था एक तरह से अपने लिए, और फिर अब गरीब 2 लाख से कम सालाना आय वाले लोग, क्षमा करेंगे, सालाना 6 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए 2 लाख रुपए देने का प्राविधान सरकार ने किया, और नीतीश सरकार ने इसके साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा कर लिया था। ऐसे लोगों की जो पहचान की गई थी वो बड़ी संख्या में थे, लाखों की तादाद में थे, और वो नीतीश का ही मतदाता हो जाता। फिर एक और खास बात थी, ये आरजेडी के साथ रहते हुए मतदाताओं का वो वर्ग जो यादवों की जाति से आता है, यानी 17% यादव मतदाता, और उस हिसाब से अगर गौर करें तो लगभग उतना ही मुस्लिम मतदाता एनडीए के खिलाफ वोट करता और वो महागठबंधन के साथ जाता। महागठबंधन के साथ जाए ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण ये तथ्य है, नीतीश कुमार से चाहे जिस भी गठबंधन में वो रहे हों, मुस्लिम मतदाता परहेज उस तरह से नहीं करता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से करता रहा है। अब ये एक ऐसी मर्मांतक पीड़ा हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो उसका सुपड़ा बिहार में साफ कर सकती थी, और वो जो विजय रथ लेकर 400 पार जाने का लक्ष्य रखे हुई थी, वो आकर बिहार में बिल्कुल बाधित हो जाता, रुक जाता, और ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिसके चलते विजय का रथ बिहार में ही शेष रह जाता। यहां से फिर आगे बात नहीं बढ़ पाती। झारखंडों में भी कम बेश वैसी ही स्थिति बनती जा रही थी, लेकिन अब हालात दूसरे बने हुए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर तलवार लटकी हुई है। तलवार इसलिए नहीं लटकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो विरोधी सरकार झारखंड में है। तलवार इसलिए लटकी हुई है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी जो भी हैं उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने एक रणनीति के तहत काम करना शुरू किया। भ्रष्टाचारियों को वो ऐसे बर्बाद कर देना चाहती है जो कभी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। बर्बाद करने से मेरा मतलब है कि उनके भ्रष्टाचार पर वार करना। आखिर ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि हर राजनेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करती। और भी दूसरे दलों में लोग हैं और जो ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार या किसी धक्करम का मामला नहीं है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई करती। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? स्वाभाविक है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला है। वहां ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को घुसने पर रोक लगा दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, यहां तक कि ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की जाती है, और इसे राज्यपाल ने भी गंभीरता से लिया। लेकिन आज भी नौबत वैसी ही है कि इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अंकुश लगाने की कोशिश सरकार करती है तो उसके खिलाफ ये हंटर चलाने वाली दीदी मानने को तैयार नहीं होती हैं। ये संवैधानिक खतरे का सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला अपने आप में थोड़ा पृथक किस्म का है। बिहार और झारखंड जो बड़े भाई छोटे भाई है, वहां जो अभी दिख रहा है वो राजनीति चरम पे और भ्रष्टाचारी जेल जाने के दरवाजे पे नजर आ रहे हैं। आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचारियों की लत टूटती नहीं है? वो भ्रष्टाचार
करने से बाज आना नहीं चाहते, तो स्वाभाविक है जो सरकार उन पर चाबुक चलाएगी, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो मीठी तो कतई नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी सरकार इसीलिए इनके आंखों की किरकिरी बनी हुई है। फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के पलटने के बाद खम ठोक रहे थे कि कुछ ही दिनों के अंदर जदयू विधायक दल में बड़ा विस्फोटक दौर आएगा, वहां से बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल करके वापस आ जाएंगे, वहां से टूट कर वापस आएंगे हमारे साथ। लेकिन अब लगता है कि तेजस्वी यादव की ये हेकड़ी बस राबड़ी देवी आवाज तक ही रह जाएगी और होना कुछ और है। संभवतः जो होगा वो आपके सामने दिखने वाला है। राजनीति कहीं और चली जा रही है और कार्रवाई जिस तरह से ईडी और सीबीआई की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है, उससे लगता इतना ही भर है कि अब तेजस्वी यादव जेल जाने से बच नहीं पाएंगे। एनडीए की सरकार बरास्ता अपने काम के अब बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी, ये देखना है और देखते हैं क्या क्या आगे हो पाता है। आप भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियोज को आप शेयर कीजिए और प्रतिक्रियाएं दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए फिर। नमस्कार।